नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट है आज की 10 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रंट पेज पे हम डिस्कस करेंगे, एक तो एमएसपी से रिलेटेड न्यूज़ है उसके बारे में, और दूसरा देखेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो फंडिंग मिलती है उस फंडिंग में बीजेपी को सबसे ज़्यादा फंडिंग मिली है, उससे संबंधित थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आगे देखें तो पेज नंबर 4 पर हमारे लिए न्यूज़ आ गई है। राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू की गई है। इस स्कीम के को थोड़े आउटलाइंस में बताने की कोशिश करूंगा कि क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, मतलब प्रोविजन डिटेल तो हम यहाँ से लेंगे ही, बाकी और क्या लर्निंग्स हो सकती है हमारे लिए सजेस्टिव मैनर में, और पूरे कंट्री में अलग अलग जो स्टेट्स में एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को एक तरीके से डायरेक्शन देने का जो काम करती है स्टेट गवर्नमेंट, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम यहाँ से कुछ पॉइंट्स पिक करेंगे। इसके अलावा आगे देखते हैं, फिर डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना रिलेशन को लेकर के। चाइना के जो एम्बेसडर हैं इंडिया में डिप्लॉयड, उनके स्टेटमेंट, उनके ओपिनियन जानेंगे। आगे देखते हैं, फिर एक्सप्लेन पेज पे एक आर्टिकल डिटेल में देखने वाले हैं, वो है बिटकॉइन को अल सल्वाडोर ने, जो कि सेंट्रल अमेरिकन एक कोस्टल कंट्री है, मैपिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री की अगर मैपिंग आपको अच्छे से नहीं आती है तो आप देख सकते हो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है, राइट। वहाँ पर आप सर्च करना सेंट्रल अमेरिका मैप, वहाँ पर आपको एक मैप मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करके देख लो, ठीक है। पूरा मैप दिया हुआ है। तो अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को एक लीगलाइजेशन कर दिया, दैट मीन्स उसको एक लीगल टेंडर कंसिडर कर लिया है। तो ऐसे में इंडिया के लिए क्या टेक अवेज है वो जानेंगे। आगे देखते हैं, वर्ल्ड पेज पे एक न्यूज़ हम देखेंगे, वो ये है कि पेंडेमिक के चलते अभी न्यूजीलैंड की सिटी ऑकलैंड, उसको अभी मोस्ट लिवेबल सिटी का रैंक में फर्स्ट रैंकिंग मिली है, और ये रैंक रिलीज़ की जाती है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, ठीक है। तो थोड़ा सा बस देख लेंगे एक बार, बाकी जो ये पॉइंट था वो आपने देख लिया कि हाँ, मोस्ट लिवेबल सिटी रैंकिंग कौन डिक्लेयर करता है, तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। आगे चलते हैं, इकोनॉमी पेज पे एक भी ऐसी न्यूज़ नहीं है जिसको डिटेल में देखना हो, बाकी हाँ समरी लास्ट में ले लेंगे अपन, ठीक है। तो अब देख लेते हैं न्यूज़ को डिटेल में एक एक को। फर्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पेज से एमएसपी को लेके, मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर के। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसको प्रिजाइड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, उन्होंने अब फाइनली अप्रूवल दे दिया है कि जो कमिंग खरीफ सीज़न है, ठीक है, 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसका खरीफ सीज़न जिसकी बुआई अब होगी मिड जून के बाद में, ठीक है, 15 जून के बाद में बुआई शुरू हो जाती है और हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है लगभग सितंबर अक्टूबर में। तो ऐसे में इस सीज़न की जितनी भी क्रॉप्स हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के लिए एमएसपी फाइनलाइज कर दी गई है। और हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना, सीज़न जब शुरू होता है ना तो प्लोइंग से पहले ही एमएसपी डिक्लेयर कर दी जाती है। अच्छा, कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा अगर ये अप्रूवल दिया गया है तो इसमें एमएसपी को राइज किया जा रहा है, ठीक है। एक तो ये चीज़, अब ये राइज का जो अप्रूवल है या फिर एक तरीके से रिकमेंड किसने किया, वो है एक कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, जिसको आप बोलते हो CACP, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के साथ में अटैच्ड एक बॉडी है जो काम करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, ठीक है। तो ऐसे में आप देखोगे कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ने अप्रूवल दे दिया है, उसी के लिए ये पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखो कि कौन कौन सी फसल के लिए यहाँ पे अप्रूवल दिया गया है हाइक के लिए। तो देखो, एक तो मेज़ के लिए सबसे कम हाइक मिला है, ठीक है। जो पिछले साल की जो खरीदारी की थी सरकार ने, या फिर सरकार ने जो एमएसपी डिक्लेयर की थी, जिसके बेसिस पे मक्के की एक तरीके से बाजार वैल्यू थी, मार्केट में वैल्यू थी, उसको मिनिमम फिक्स करने के हिसाब से एमएसपी डिक्लेयर की थी। तो उसके कंपैरिजन में सबसे कम हाइक देखा गया है मेज़ में, और सबसे ज़्यादा हुआ है सेजमम का मतलब क्या, तिल की प्राइस में देखो क्विंटल के हिसाब से सबसे ज़्यादा हाइक देखने को मिला है। बाकी औरों के अंदर भी देख सकते हो आप कि खरीफ सीजन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट और एग्रीकल्चरल क्रॉप्स होती हैं, जैसे मेज़ हो गया, कॉटन हो गया, पैडी मतलब चावल, तुर हो गया, ग्राउंड नट हो गई, ऐसे ही सेजमम हो गया। और इनमें कितनी प्राइस हाइक हुई है ये देखो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हाँ इतना ध्यान रख सकते हो कि सेजमम में सबसे ज़्यादा हाइक देखने को मिला है। अब किस में कितना मिला है थोड़ा और डिटेल में अगर जानने की कोशिश करो तो देखो, एमएसपी हाइक सबसे ज़्यादा सेजमम का मैंने अभी नाम लिया, जिसमें 6.59% इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसी तरीके से पैडी, जो कि प्रिंसिपल खरीफ क्रॉप है, खरीफ सीजन में सबसे ज़्यादा होने वाली क्रॉप जो है पैडी मतलब चावल है, उसमें एमएसपी हाइक देखने को मिला है 3.8%। तो ऐसे अलग अलग
देखोगे तो अलग अलग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग एमएसपी हाइक दिए गए हैं, ठीक है। ऐसे में आप के एम एस कहीं पर भी लिखा मिले तो आप बोलोगे खरीफ मार्केटिंग सीजन की बात आप कह रहे हो 2020-21, और अभी जो ये डिक्लेयर किया गया है वो कौन सा है, खरीफ मार्केटिंग सीजन ऑफ 2021-22, ध्यान रखोगे आप, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके अलावा अगर क्रॉप्स की बात करें और कौन सी हैं खरीफ में होने वाली क्रॉप्स, इसमें देखो एक तो मूंग आ जाता है, ठीक है। मूंग के अलावा सोयाबीन आ जाता है, सोयाबीन में भी हाइक देखने को मिला है। सनफ्लावर, सूरजमुखी के बीज, ये भी आ जाते हैं। इसी तरीके से आप देखोगे बाजरा में भी एमएसपी हाइक देखने को मिला है। इसके अलावा और जो दूसरी देखें वो ऑलरेडी हम देख ही चुके हैं, ठीक है। बाकी आप एक बार खुद से देख लोगे कौन कौन सी जो एग्रीकल्चर मतलब खरीफ सीजन में कौन कौन सी क्रॉप्स की जाती हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है डोनेशन से रिलेटेड कि सबसे ज़्यादा डोनेशन कौन सी पार्टी को मिला कॉरपोरेट सेक्टर के द्वारा या कोई भी इंडिविजुअल ने जो डोनेट किया है वो, तो सबसे ज़्यादा बीजेपी को मिला है। लगातार 5 बार में आप देखोगे, लगातार पिछले 7 सालों से बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है जो कि रिसीव कर रही है सबसे ज़्यादा डोनेशन, ठीक है ना। इसमें अब की बार जो मिला है वो 750 करोड़ रुपए, ठीक है। उससे सेकंड नंबर पे फिर है कांग्रेस के कंपैरिजन में बीजेपी को 5 गुना ज़्यादा डोनेशन मिला है। और डोनेशन देने वाले ग्रुप्स कौन कौन से हैं वो देख सकते हो। प्रूडेंट इलेक्टोरल ट्रस्ट हो गया, ऐसे ही जन कल्याण इलेक्टोरल हो गया, सिमिलरली जुपिटर कैपिटल, आईटीसी एंड आईटीसी या उसकी जो सब्सिडरीज हैं वो, लोडा डेवलपर्स, गुलमर्ग रिटेलर्स, इनके द्वारा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डोनेट किया गया है। और डोनेशन किस पार्टी को कितना मिला है उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सबसे ज़्यादा बीजेपी है ही, फिर कांग्रेस को 139 करोड़, एनसीपी फिर तीसरे नंबर पे है 59 करोड़, फिर टीएमसी को सिर्फ 8 करोड़, सीपीएम को 19.6 करोड़ आप देख सकते हो। सिमिलरली सीपीआई को देखो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को 1.9 करोड़। तो ये डोनेशन कहीं ना कहीं मिला है। अब एक चीज़ आप ध्यान रखोगे कि ये जो डोनेशन है ये डिस्क्लोज हुआ है 20,000 या उससे ज़्यादा का जो एक तरीके से पैसा आया है उससे पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये जो पैसा आया ना इन पार्टीज़ के पास में, ये तो देखो 20,000 या उससे ज़्यादा पैसा जो कंट्रीब्यूट किया गया उसका है अभी डेटा। इलेक्टोरल बॉन्ड का, पर्टिकुलर इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना डोनेशन आया है उसके बारे में डिटेलिंग तो अभी देनी होगी। देखो पार्टीज़ को अपनी डोनेशन के बारे में डिस्क्लोज करना होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ये डेटा हमारे पास में अभी अवेलेबल है। एक तो ये चीज़, दूसरी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जब से इम्प्लीमेंट हुई है 2018 में लॉन्च हुई थी स्कीम की बात करें तो तब सबसे ज़्यादा बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट में जो रूलिंग पार्टी है उसी को हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी को लेकर के सवाल उठाए जाते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड लाए इसलिए गए थे कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, बट ट्रांसपेरेंसी के नाम पे अभी और ज़्यादा ओपेक हो गया है डोनेशन का जो सिस्टम है इलेक्शंस के अंदर। तो ऐसे में आपके लिए टास्क है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे क्योंकि अपने आप में इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है राजस्थान गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के ड्राफ्ट को अप्रूवल दिया है। तो बेसिकली स्कीम के तहत राजस्थान सरकार के द्वारा हर महीने किसानों को 1,000 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगी, ठीक है। ये प्रोविज़न किया गया है और वो भी किस चीज़ के लिए, जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, पावर कंज्यूमर्स है ना, जो खेती के लिए इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उन लोगों के लिए फैसिलिटी की गई है। इसमें महीने का 1,000 रुपया और मैक्सिमम सारा मिलाकर के 12,000 रुपये तक का हो जाएगा सालाना। तो एक चीज़ इसमें क्या होगी, जिन भी किसानों के यहाँ पर मीटर कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर कनेक्शन है उससे, तो उनको कहीं ना कहीं ये फ़ायदा दिया जाएगा। इससे सरकार के पॉकेट के ऊपर लगभग 1450 करोड़ रुपए का आएगा लोड। ऐसे में इलेक्ट्रिसिटी बिल को कहीं ना कहीं प्रोड्यूस किया जाएगा। अभी क्या है, मंथली बेसिस पे अगर इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है तो बाई मंथली बेसिस पे अब बिल आएगा और साथ में जो डिस्कॉम कंपनीज हैं उनको ये चीज़ कन्वे कर दी गई है। साथ में आप देखोगे कि जो टैक्स पेयर्स हैं या फिर सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों को इस स्कीम का कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो भी एलिजिबल कंज्यूमर्स हैं उनको आधार नंबर और बैंक अकाउंट को लिंक करवाना पड़ेगा अपनी बिलिंग के साथ में। अपना जो पूरी डिटेल है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन के लिए जो बिलिंग है या फिर जो भी आईडी नंबर है उनके साथ में अपडेट कराना पड़ेगा। अब आप देखोगे कि ये बेनिफिट किसको मिलेंगे, ये बेनिफिट उसको मिलेंगे जो पहले इस सब्सिडी अमाउंट का फ़ायदा उसको मिलेगा 1,000 रुपये पर मंथ का, जो पुराने बकाया अपने ड्यूज़ है ना उनको कंप्लीट कर देगा। तो हम देखो बार बार डिस्कस करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म आने चाहिए। पहला नाम तो होना चाहिए कि आप सब्सिडीज़ को ख़त्म करो। दूसरी चीज़, सब्सिडीज़ की बजाय आप सीधा अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करो तो ठीक रहेगा। इसकी वजह क्या रहती है, बिहेवियरल चेंज लाना,
कैसे? मान लो अभी हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। अभी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर अगर सब्सिडी पहले ही दे दी जाती है किसानों को, तो किसानों के ऊपर इफेक्टिव जो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, मान लो नॉर्मली 7 रुपये पर यूनिट के हिसाब से चार्जेस लगते हैं, पर जैसे ही सरकार ने सब्सिडी पहले ही दे दी और डिडक्शन करवा दिया इस यूनिट के चार्जेस में, और किसानों को पता पड़ता है कि भाई 3 रुपये पर यूनिट के हिसाब से उनके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं, तो ऐसे में वो बिजली को बहुत ज़्यादा लापरवाही के चलते खर्च करते रहते हैं। नुकसान क्या रहता है? जो पंप चला दिया तो पंप से फिर बाद में पानी एक्स्ट्रा निकल जाता है, ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसे में रिकमेंडेशंस क्या दी जाती हैं कि आप किसानों के ऊपर बिजली का बिल जितनी यूनिट्स हैं उतनी ही अप्लाई करो, ठीक है? जितनी यूनिट्स आ रही, जितना आपके चार्जेस हैं स्टैंडर्ड, वो लगाओ। फिर उसके बाद में आप उनको चाहे आप सब्सिडाइज मैनर के अंदर आप उसके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र कर दो। इससे क्या होगा? उनको पता पड़ेगा कि बिजली का बिल बहुत हैवी आता है। वैसे चाहे आप सब्सिडी बाद में दोगे, पर ये बिहेवियरल चेंज है। कहने का मतलब एक शिफ्ट करना है पॉलिसी के अंदर, ये रिकमेंडेशन दी जाती है बार बार। यही चीज़ फर्टिलाइजर के लिए भी कहा जाता है कि फर्टिलाइजर आप पहले से ही सस्ता करके देते हो तो किसानों को ये लगता है कि हाँ हम कितना भी यूज़ कर सकते हैं। उसी केस में अगर फर्टिलाइजर की रेट आप वैसे की वैसी रखो, किसान उसको उसी रेट पे खरीद के लेके आए जो बाजार में बिके, कोई सब्सिडी मत दो, और फिर जब यूज़ कर ले, फिर अकाउंट में पूरा अपडेट हो, तो उसके 1 महीने या 1.5 महीने बाद में उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो। उससे क्या हो जाएगा? एक साइकिल चल पड़ेगी और उनको एक्चुअल में पता पड़ेगा कि कितना महंगा पड़ता है ये। तो ये बिहेवियरल चेंज के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्या आ रही है? बिहेवियर की। स्वच्छ भारत मिशन क्यों सक्सेसफुल हो रहा है? अगर हो रहा है तो उसके पीछे है बिहेवियरल चेंज। नहीं, क्या लोगों को टॉयलेट बनाने नहीं आता? क्या अपनी सैनिटेशन के संबंधित जो भी गाइडलाइंस है या फिर जो भी अपने लिए अच्छी हाइजीनिक मैनर में रहने का तरीका है, क्या लोगों को आता नहीं है? बस वो बिहेवियर चेंज करने का एक तरीका है। तो बेसिकली इस पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करने का यही मेरा मुद्दा था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है, इंडिया और चाइना को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे की जड़ें काटे। ये बात कही गई है चाइना के जो एम्बेसडर हैं उनके द्वारा, जिनका नाम है सन वेइडोंग। तो इन्होंने ये कहा है कि इंडिया और चाइना एक दूसरे को अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एक दूसरे की ग्रोथ इंश्योर हो पाएगी। ग्रोथ अगर इंश्योर होती है तो उसमें क्या होगा? एशिया की सेंचुरी, जिसको बोला जाता है 21st सेंचुरी, एशियन सेंचुरी बोलो, वो आसानी से आप इंश्योर कर पाओगे। तो ऐसे में एक म्यूचुअली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन की तरफ अगर दोनों कंट्रीज़ बढ़ते हैं तो वो बहुत ज़रूरी है। देखो, इंडिया एक ही चीज़ बोलता है कि भाई आप जो ट्रेड या बिजनेस की बात करते हो उसको आप बॉर्डर के साथ साथ में लेके मत चलो। कहने का मतलब ये है कि आप बॉर्डर और बिजनेस को सेपरेट करके मत लेके चलो। आपको पहले बॉर्डर के इशू को सॉर्ट आउट करना चाहिए, तब जा करके हम बिजनेस में अच्छे से काम करेंगे। क्योंकि अभी आपको पता है, अगर बॉर्डर डिस्प्यूट अगर ख़त्म रहता, दोनों के बीच में बॉर्डर सेटल रहती कंट्रीज़ के बीच में, तो क्या चाइना एग्रेशन दिखाता ईस्टर्न लद्दाख रीजन में, या फिर 2017 वाला जो इंसिडेंट हुआ था डोकलाम वाला? तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं बिजनेस तो चलता रहे, चाइना ये चाहता है, पर बॉर्डर डिस्प्यूट को आप साइड रख दो। पर यहाँ पर एक चीज़ अच्छी क्या है कि एक तो ये एम्बेसडर, ठीक है, चाइना के, और चाइना के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, ठीक है, फॉरेन अफेयर मिनिस्टर वेंग यी, इन्होंने भी इसी तरीके के स्टेटमेंट दिए थे कि अब जो है वो कैसे भी करके बॉर्डर इश्यूज़ को पहले डिस्कस किया जाए, बॉर्डर क्वेश्चन को अब लेफ्ट ओवर नहीं रखा जाएगा जो बहुत सारे टाइम से बचा हुआ है। तो बोला पहले बायलैटरल रिलेशन को हमें इंप्रूव करने से पहले बॉर्डर इशू को भी हमें कैसे ना कैसे करके इस पर एक डायलॉग बेसिस पे सोल्यूशन निकलना चाहिए। तो यही चीज़ हमारे इंडियंस की तरफ से, हमारी तरफ से बोला जाता है, हमारी सरकार की तरफ से भी। दूसरा ये बोल रहे हैं कि शी जिनपिंग की लीडरशिप में जो कुछ भी हो रहा है वो कहीं ना कहीं एक क्या पीसफुल को एग्जिस्टेंस इंश्योर करने के लिए समथिंग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें हैं। तो ये चीज़ वैसे तो देखो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वो लग रही है कि हाँ बहुत बढ़िया है, पर रियलिटी ये है कि चाइना के ऊपर विश्वास करना अभी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में जब तक ऑन पेपर काम नहीं हो जाता तब तक इन चीज़ों के बारे में शायद ही गवर्नमेंट आगे बढ़े। बाकी देखो, चाइना से हम जो इंपोर्ट कर रहे थे उनके ऊपर कहीं ना कहीं हमने जो बैन लगाया था उनको भी थोड़ा रिलैक्स करना पड़ा है। वजह क्या रही है कि हमारे यहाँ पर जो वैक्सीन या फार्मास्यूटिकल्स की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ रही है। तो उसके लिए जो रिक्वायर्ड है ना APIs, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, तो वो कहीं ना कहीं चाइना से हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो सस्ते भी पड़ते हैं। तो ऐसी चीज़ों को लेते कहीं ना कहीं ट्रेड थोड़ा सा राइज हो रहा है। और सैंक्शन के बावजूद भी इंडिया का सबसे ज़्यादा ट्रेड जो पिछले फाइनेंशियल ईयर में हुआ वो चाइना के साथ ही रहा है। ठीक है, ये भी हमने देखा था एक बार इकोनॉमी पेज पे। तो ऐसे में ये थोड़ा सा आर्टिकल था, ये देखा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड पेज से, जिसमें आप देखोगे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा अभी रैंकिंग रिलीज़ की गई है। और इस रैंकिंग में क्या पता पड़ा है कि पेंडेमिक के चलते न्यूजीलैंड की एक सिटी है ऑकलैंड, ठीक है,
वो मोस्ट लिवेबल सिटीज़ की रैंकिंग में टॉप पर आई है। और यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो, मोस्ट लिवेबल सिटीज़ में ऑकलैंड है न्यूजीलैंड का, ओसाका है जापान का, और एडिलेड है ऑस्ट्रेलिया का। ये टॉप 3 हैं, ठीक है। तो ये रैंकिंग दी जाती है, आप ध्यान रखोगे, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। पिछली बार टॉप पे थी ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना, पर कोविड-19 के चलते अब वो टॉप 10 में भी नहीं रही है, जबकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और जापान की सिटीज़ जो हैं वो टॉप 10 में अब इमर्ज होकर के आ रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो एक्सप्लेन पेज से है कि जो अभी बिटकॉइन को लीगलाइज किया गया है अल सल्वाडोर के द्वारा, तो इससे इंडिया क्या सीख सकता है, ठीक है। तो अल सल्वाडोर जो कि सेंट्रल अमेरिकन एक कोस्टल कंट्री है, जिसकी कॉस्ट शेयर होती है किसके साथ में, ईस्टर्न पैसिफिक के साथ में। तो ऐसे में बिटकॉइन को उन्होंने अपनी तरफ से लीगल टेंडर डिक्लेयर कर दिया। लीगल टेंडर का मतलब एक करेंसी जिसके बेसिस पे वहाँ पर सारे ट्रांजैक्शंस कंडक्ट किए जाएंगे डोमेस्टिकली, राइट। तो ऐसे में अल सल्वाडोर ने अपनी पार्लियामेंट ने अप्रूवल दिया, और अप्रूवल में आप देखोगे कि वहाँ पर पहले से यूएस की जो डॉलर है करेंसी वो पहले से चलती है। इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पर खुद की अल सल्वाडोर की कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। पहली चीज़ तो हमारे लिए नोट करने वाली बात है कि वहाँ पर अब उनकी जैसे कोई मॉनेटरी पॉलिसी नहीं है। जैसे यूएसए का खुद का अपना फेडरल रिजर्व बैंक है, वहाँ की खुद की डॉलर, यूएस डॉलर जो करेंसी है। सिमिलरली इंडिया की बात करें, आरबीआई हमारे सेंट्रल बैंक है, और रुपीज़ जो है इंडियन रुपी वो हमारी एक सेंट्रल करेंसी है। तो ऐसी सिचुएशन अल सल्वाडोर के साथ में नहीं है, क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी पहले से ही डॉलराइज्ड है। तो डॉलर तो चल रहा है, और बिटकॉइन को उन्होंने लीगल टेंडर और डिक्लेयर कर दिया। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या आ गया कि दो करेंसीज, जिसमें एक तो सेंट्रलाइज्ड मैनर में यूएसए में ऑपरेट होती है ऑलरेडी, और दूसरी डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में, जो कि अभी कहीं ना कहीं प्रोविजंस ही चल रहे हैं, बातें चल रही हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे बातचीत हो रही है। चाइना का भी बैन कर रहा है, इंडिया कहीं रेगुलेट कर रहा है, इंडिया में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के संशय, डाउट बना हुआ है कि हमें क्रिप्टो करेंसीज पे काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। उसके चलते अब इस छोटे से टाइनी कंट्रीज के द्वारा ये अपनी तरफ से एक मूव लेना, तो ये कि ऑब्जर्वेबल सिचुएशन है जिस पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात ये आ जाती है कि भाई जब यहाँ पर डॉलर ऑलरेडी चल रहा है, वो भी दूसरे कंट्री का, छोटे से देश के अंदर, तो फिर इन्होंने बिटकॉइन क्यों इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि हमने अभी देखा कि यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा बहुत ज़्यादा अकोमोडेटिव स्टांस लिए जा रहे हैं। कहने का मतलब मार्केट में डॉलर बहुत ज़्यादा घूम रहा है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर भी हमें बताया अभी बजट डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। लगभग 2.5 से 3 ट्रिलियन डॉलर का तो बजट अभी डिक्लेयर हुआ है, जिसमें एक फिस्कल सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही है सरकार के द्वारा। तो ऐसे में ये एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ हैं जिसमें नंबर ऑफ़ डॉलर्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए मार्केट में। अब ये नंबर ऑफ़ डॉलर्स अगर इंक्रीज़ होते हैं तो आपको पता है कि अगर जिस भी करेंसी, जैसे कि अगर किसी भी करेंसी की लिक्विडिटी इंक्रीज़ होती है तो उस करेंसी की वैल्यू डाउन चली जाती है। इसका मतलब हो गया कि उस करेंसी की परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। इसका मतलब ये होगा कि मान लो $1 में पहले वहाँ पर 10 पेन आया करते थे, तो वो अब वहाँ पर $2 में 10 पेन आएंगे, क्योंकि यहाँ पर करेंसी डिवैल्यूएशन हो गया। क्योंकि मार्केट में क्या है, वहाँ पर अभी रिसेशन का माहौल हो गया कोविड-19 के चलते, तो ऐसे में सरकार को भी कदम उठाने थे। तो इसका साइड इफेक्ट क्या हो गया, नेगेटिव इफेक्ट क्या हो गया अल सल्वाडोर के लिए, कि यहाँ पर भी फिर बाद में करेंसी की जो वैल्यू है वो डाउन हो गई। तो यहाँ थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी सा माहौल बन गया अल सल्वाडोर में कि भाई हमारे यहाँ पर तो करेंसी वैसे ही हम डॉलर पे ऑपरेट कर रहे हैं, डॉलर की वैल्यू डाउन हो गई, तो ऐसी परिस्थिति में हम कैसे इसको ज़्यादा कंटिन्यू कर पाएंगे। तो इसी के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री तौर के ऊपर अल सल्वाडोर की पार्लियामेंट ने अप्रूवल दे दिया कि अब से हम बिटकॉइन को भी लीगल टेंडर मान के चलेंगे। तो एक तो ये चीज़ आ गई। अब बात ये है कि दो करेंसीज हैं, एक तो हो गई डॉलर और दूसरी तरफ हो जाएगी बिटकॉइन। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि इसको कैसे मैनेज करता है, ये केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़, इंडिया का और अल सल्वाडोर का यहाँ पर रिलेशन देखो तो केवल डॉलर वाला मुद्दा आ जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर हम कुछ भी अगर रिलेशन की बात करें, क्योंकि अल सल्वाडोर का तो खुद का तो कुछ करेंसी है ही नहीं ना, तो अगर वहाँ पर कोई भी लीगल टेंडर चेंज होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। वजह, क्योंकि वहाँ पर डॉलर तो अभी भी प्रेवलेंट है और हम जो ट्रेड करते हैं वो डॉलर में करते हैं, और डॉलर की रेगुलेशन कौन करता है, यूएसए का फेडरल रिजर्व बैंक। तो ऐसी परिस्थितियों में इंडिया पर सीधा तो कोई असर नहीं है।
असर आएगा तो केवल और केवल एक मुद्दे पर जाके आएगा, वो है रेमिटेंस। इसके बारे में जानने से पहले हम जानते हैं और मुद्दे कि क्यों एल सल्वाडोर ने इस करेंसी को लीगल टेंडर डिक्लेयर किया है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि इस करेंसी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके पीछे की टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्योंकि वहां पर एक नई टेक्नोलॉजी का बूस्ट मिलेगा। छोटा सा कंट्री है तो प्रेसिडेंट ने, वहां का प्रेसिडेंट है यहां पे देखो बुकेले, तो उन्होंने ट्वीट करके कहा कि बोला टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं हमें ज्यादा हेल्प करेगी, नए टैलेंट को, नए आइडियाज को आने के मौके मिलेंगे। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और छोटे कंट्रीज है देखो इनका इतना ज्यादा होता नहीं है। बस ध्यान देने वाली बात इतनी सी ही है कि हमारे यहां पर वर्ल्ड में आप देखते हो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती रहती है, इंडिया सबसे बड़ा रेमिटेंस रिसीव करने वाला कंट्री है वर्ल्ड में। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियों में अगर एल सल्वाडोर से हमारे यहां पर पैसा आता है तो ऐसी चीजों में हमें ध्यान रखना है कि वो बिटकॉइन में ट्रांसमिशन तो नहीं हो रहा है, रेमिटेंस जो है एल सल्वाडोर में कोई इंडियन अगर रह रहा है तो वहां से, क्योंकि अभी क्या है मुद्दा कि कोई भी इन छोटे कंट्रीज से, जैसे एल सल्वाडोर से कोई इंडियन अपने घर पे पैसा अगर भेजता है तो उस बंदे को जितना कमाया हुआ पैसा उसका 20% तो केवल और केवल बिचौलियों को देना पड़ता है। कभी कन्वर्जन का चार्ज लग गया, कभी कोई टैक्स लग गया, तो ऐसे ही करके 100 रुपये अगर वो, मतलब 100 रुपये वैल्यू की अगर वो अमाउंट यहाँ पे भेजता है ना इंडिया में, तो केवल घर वालों को मिलते हैं 80 रुपये। तो ऐसे में बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी को वो अपनी रेमिटेंस ट्रांसफर करने के लिए यूज कर सकता है, क्योंकि आपको पता है यहां पर कोई सेंट्रलाइज बैंक तो है नहीं बिटकॉइन में। तो क्या होगा, जितने इसने यहां पर करेंसी इनकम की है वो एज इट इज अपने घर वालों को भेज सकता है। तो ये थोड़ा सा कंसर्न वाली बात है। दूसरी चीज, इसके चलते मनी लॉन्ड्रिंग का एक डर रहेगा कि लोग जो हैं वो पैसे का गलत यूज करें, यार गलत तरीके से पैसा कमाएं और फिर उसको वाइट मनी में कन्वर्ट करके और फिर बाद में अपनी जो एक तरीके से इलीगली अपने आप को अपलिफ्ट करने की कोशिश करें। तो मनी लॉन्ड्रिंग का कहीं ना कहीं एक इश्यू आ सकता है। तो देखो एल सल्वाडोर अभी तक तो वैसे तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की मनी लॉन्ड्रिंग की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां पर एल सल्वाडोर बिल्कुल सेफ है। पर अगर ये क्रिप्टो करेंसी यूज होती है तो ऐसी परिस्थितियों में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की जो गाइडेंस दी हुई है ना वर्चुअल करेंसीज को लेकर के, उन गाइडलाइंस को एल सल्वाडोर को फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है फट क्या करता है, आज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने ही तो एक तरीके से ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है पाकिस्तान को लोन नहीं मिल रहा है। क्यों? चाइना के झोली में जाके लगातार बैठ रहा है पाकिस्तान। इसके पीछे क्या है कि वो कहीं ना कहीं टेररिस्ट एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स सीधा सा कहता है कि मनी लॉन्ड्रिंग या फिर कहीं पर भी टेररिस्ट एक्टिविटीज को या फिर पब्लिक डिसऑर्डर को मेंटेन करने की, अगर इंटरनेशनल ऑर्डर को अगर डिस्टर्ब करने की कोई भी कोशिश करेगा तो उस देश के खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे। ठीक है, तो उसी के चलते कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि वर्चुअल करेंसीज को लेकर भी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस पहले से दे रखी है कि वर्चुअल करेंसीज में अगर कोई भी लेन देन लेता है तो मल्टीपल केवाईसीज करनी पड़ेगी। मतलब आपको कस्टमर की पूरी डिटेल लेनी पड़ेगी कि वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कौन उसका रिलेटिव है, किसको वो पैसा भेज रहा है, कितना अमाउंट भेजा गया, वो सारी डिटेल उनको लेनी पड़ेगी। ठीक है, फिर बात आ जाती है इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस की। देखो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है अभी बिटकॉइन, तो ऐसी परिस्थितियों को लेकर के अभी भी कोई भी कंट्री ऐसे बिल्कुल ओपन नहीं आ रहा है कि हाँ हम बिटकॉइन को अडॉप्ट कर ले। हाँ, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तरफ सब लोग अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा सकता है बहुत सारे कामों में। जैसे कि इंडिया की बात करें तो इलेक्शन कराने में भी काम में लिया जा सकता है। दूसरी तरफ आप बात करो जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनको इंप्लीमेंट कराने में भी काम लिया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, या बैंकों के इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस हैं उनको ऑपरेट कराने के लिए ब्लॉकचेन यूज़ की जा सकती है, और कर भी रहे हैं बहुत सारे बैंक्स। तो पर सवाल ये आ जाता है कि अभी बिटकॉइन को क्यों नहीं एक्सेप्ट किया जा रहा है। एक तो क्या है कि कहीं ना कहीं इसमें डिसेंट्रलाइजेशन आ जाता है, बैंक का कोई रोल नहीं है, सरकार का कोई रोल नहीं रह जाता, ये एक डीरेगुलेटेड मैनर में काम करने वाली करेंसी है। तो ऐसे में कोई भी एक इंस्टीट्यूशन नहीं चाहेगा कि उसके हाथ से पकड़ निकले। ठीक है, ये सीधी सी फैक्ट की बात अगर करें। दूसरा, हमारे यहां पर अभी कानून अंडर कंसिडरेशन है, बिल अंडर कंसिडरेशन है पार्लियामेंट की कमेटी में कि क्या किया जाए, कैसे इन क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया जाए या खुद की कोई क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की जाए। सिमिलरली चाइना ने तो बिल्कुल ब्लैंकेट बैन लगा दिया कि इन क्रिप्टो करेंसीज में कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हेल्प नहीं करेगा लेन देन को लेकर के। ठीक है, तो ऐसे ये सारे मुद्दे हैं। बाकी तो देखो
इनोवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत नई टेक्नोलॉजी है, लर्न करना चाहिए, डोर्स बिल्कुल बंद नहीं होने चाहिए। और एल साल्वाडोर में जो भी फंक्शनिंग होती है, एक तरफ तो डॉलर की वहाँ पर काम होना और दूसरी तरफ आप देखो तो बिटकॉइन का आ जाना, तो दोनों चीज़ों में आप वहाँ पर कैसे एल साल्वाडोर मैनेज करता है वो एक हमारे लिए केस स्टडी साबित हो सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गए हम इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे जस्ट समरी लेंगे, कुछ भी इतना काम का नहीं है जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की ज़रूरत हो, क्योंकि ये चीज़ें मोर और लेस आप जानते हो। नंबर 1, ट्विटर ने बोल दिया है कि हाँ हम नोडल कॉन्टैक्ट ऑफिसर का अपॉइंटमेंट करेंगे, बाकी ऑफिशियल्स का काम भी कर देंगे। तो इससे रिलेटेड पूरा एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो वीडियो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है कि जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के साथ में गवर्नमेंट का क्या टसल चल रहा है। तो वो वीडियो देख लोगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो इकोनॉमिक रिपोर्ट आई है मई महीने की, उसमें ये बताया है कि रिकवरी जो है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, वो सेकंड कोविड वेव के चलते कहीं ना कहीं थोड़ी धीरे हो गई है, और उसमें भी रूरल एरिया में कहीं ना कहीं ज़्यादा अभी देखने को मिला है। और आज अभी अपडेट आया था, मैंने देखा 6000 लोगों की डेथ हुई है कल 24 घंटों के अंदर। केसेस तो 1 लाख के नीचे आ गए, पर डेथ्स अभी भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। इसका मतलब क्या है, सिचुएशन अभी भी ग्रेव है। कहने का मतलब अभी तक भी बहुत ज़्यादा परेशानी और रही, सही में तीसरी वेव का डर और लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये 1 मंथ से रिलेटेड चीज़ बताई हुई है। नरेगा में कितना क्या दे दिया 1 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर सर्विस सेक्टर के लिए पीएमआई या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जो पीएमआई है, वो परचेजिंग मैन्युफैक्चरिंग जो होता है इंडेक्स, जीएसटी कलेक्शन की बात करो, यूपीआई ट्रांजैक्शन की, वो चीज़ें बताई हुई है। तो वो चीज़ें देखो हर मंथ वेरी करती है, हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। पर हाँ, इनको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आप पढ़ सकते हो कि हाँ नरेगा स्कीम के बारे में आपने पढ़ लिया, पीएमआई जो इंडेक्स है रिलीज होता है वो कौन रिलीज़ करता है, उसके बारे में आप इन्फॉर्मेशन गेन करो। ठीक है, यूपीआई के बारे में देखो, यूपीआई के बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देख सकते हो नीचे हमारे लिए कुछ और देखें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस क्यों राइज हो रही हैं, इसके पीछे वजह, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो टैक्सेस लगाए जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा है। ये एक्सप्लेन पेज पे भी न्यूज़ है जिसमें सीधा से ये बताया हुआ है कि पेट्रोल के ऊपर अगर आप मानोगे कि 100 रुपये का अगर पेट्रोल बिक रहा है, ठीक है, तो उसमें 57 रुपये तो केवल और केवल टैक्सेस के देने पड़ रहे हैं आपको। 43 रुपीज़ है एक्चुअल कॉस्ट। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा है। डीजल की बात करो तो 53 रुपीज़ आप टैक्स के देते हो अगर आप 100 रुपये का डीजल खरीदते हो, तो सिंपल सी बात ही है। दैट मीन्स 57% एंड 53% ये टैक्सेशन अभी लग रहा है। फिर ये लास्ट वाली जो न्यूज़ है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो ट्रिप्स है WTO के अंडर में, वहाँ पर अब बातचीत होने की पूरी तैयारी हो चुकी है कि जो कोविड वैक्सीन्स हैं उनके लिए पेटेंट वेवियर प्रपोजल को फाइनलाइज किया जा सके। क्योंकि कल हमने देखा था केवल यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ ही कहीं ना कहीं इस चीज़ को मना कर रहे हैं कि आप इन वैक्सीन को प्रोड्यूस करने के लिए जो बात कर रहे हो कि पेटेंट वेवियर दे दो, छूट दे दो दूसरी कंपनीज़ को। तो ऐसे में बोला इनोवेशन की तरफ कोई अट्रैक्ट नहीं होगा। बहुत पैसा लगाया है फाइजर, भारत बायोएनटेक की बात करो, भारत बायोटेक की बात करो, या फिर इधर बात कर लो आप सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, बोलो इन्होंने बहुत सा पैसा इन्वेस्ट किया, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन, ये सारे वैक्सीन, स्पुतनिक, तो बोले इनको आप डिमोरलाइज कर दोगे। तो देखने वाली बात अब क्या फाइनलाइज होता है, जुलाई एंड के अंदर मीटिंग होने वाली है, तब पता पड़ेगा। बाकी तो और कुछ इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग नहीं रहा है। हाँ, एक ये छोटी सी ये प्रपोजल है जो हमने सुबह डिस्कस किया था ना कि G7 कंट्रीज़ की जो मीटिंग हुई है अभी जून में 8 या 9 जून को, कल परसों में, सैटरडे को मतलब फाइनलाइज हुआ था, जिसमें ये कहा गया था कि अभी मिनिमम एक ग्लोबल मिनिमम टैक्सेशन रेट रखेंगे। ये जो डिजिटल जाइंट्स हैं, जो हेडक्वार्टर तो कहीं और है, ऑपरेट कहीं और कर रही हैं, वो कंपनियां पैसा बहुत सारा कमा करके लेके जा रही है, टैक्स इवेड करती हैं, लूप होल्स ढूंढती हैं, तो बोलो उनके ऊपर 15% टैक्स लगाएंगे ग्लोबली। ठीक है, तो ऐसे में अभी वहाँ पर यूके ने होस्ट किया था, देखो ये G7 की अब की बार समिट हुई ना, यूके ने, यूनाइटेड किंगडम ने, तो ये कहा कि जो फाइनेंशियल कंपनीज है ना, जैसे इंश्योरेंस में या फिर बैंकिंग में जो कंपनियां काम कर रही है इंटरनेशनली, बोले उनको हमें छूट देने की ज़रूरत है, उन पर नहीं। ये जो दूसरी कंपनी जो लूप होल ज़्यादा ढूंढती हैं, ई कॉमर्स कंपनीज हो गई, बोले उनके ऊपर लगाम लगाओ। बाकी तो देखते हैं होता है क्या, फिलहाल ये बातचीत ही चल रही है अभी तो। ठीक है, तो और तो बाकी एक बार मैं नज़र डाल लेता हूँ, कोई और इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिलती है तो वो और बताता हूँ। फ्रंट पेज पे न्यूज़ है कि मुंबई में एक दिन बारिश हो गई, डे 1 मानसून जैसे मुंबई में एंटर हुआ तो एक दिन में बोला हालत ख़राब हो गई। तो ये है रेजिलियंस ऑफ आवर सिटीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर।
सिटीज़ को रेजिलिएंट बनाने के लिए बहुत बड़े सवाल आते हैं। अर्बनाइजेशन पे योजना की आपको एक मैगज़ीन मिलेगी, आप गूगल करना अर्बन योजना मैगज़ीन ऑन अर्बनाइजेशन, तो उसको आप डाउनलोड करके पूरा पढ़ोगे, ठीक है, कि अर्बन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। कल हमने देखा भी था हरदीप एस पुरी, जो अब सूरी या पुरी, सॉरी मुझे नाम याद नहीं है, जो हमारे सेंट्रल मिनिस्टर हैं हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, तो उन्होंने ये कहा था कि अमृत, स्मार्ट सिटी, ये पॉलिसीज़ हमारे यहाँ पर चल रही हैं, स्कीम्स चल रही हैं। तो भाई ये स्कीम्स चल रही हैं, उसके बावजूद एक एक दिन की बारिश में इतना हाल ख़राब हो रहा है कि पूरा एकदम चौक हो गई पूरी मुंबई सिटी। तो ऐसे कैसे काम चलेगा, ठीक है। तो आपको देखना क्या है, रेजिलियंस पॉइंट ऑफ व्यू से अर्बनाइजेशन कैसे किया जाए। नंबर ये क्या है, एक टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन बन जाते हैं। और योजना पिछले 12 महीनों की तो आप कवर करोगे ही अगर आप मेंस लिख रहे हो। तो नहीं लिख रहे हो तो कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो, बहुत सारे चैनल्स हैं जो समरी भी डालते हैं। और आपको मैं, जैसे मैंने टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अवेल करा दी है जनवरी, इससे 2021 की तो मई तक की मैंने योजना सारी अवेल करा दी है, जून की अब मैं जल्दी अवेल करा दूंगा आपको पीडीएफ। तो इनको पढ़ा करो, इससे ऐसे पर्सपेक्टिव भी आपका तैयार होगा। और टॉपिक में से कुछ चीज़ें आप लिख के रखो, एक पूरी योजना को 1 या 2 पेज या 3 या मैक्सिमम 3 पेजेस में लिख के ख़त्म करो, जिससे कि आपको याद रहे कि हाँ आंसर राइटिंग के टाइम पे आपको क्या क्या यूज़ करना है। क्योंकि क्वेश्चंस को डील करने में बहुत हेल्प करती है योजना और कुरुक्षेत्र, ठीक है ना। और साथ में ऐसे पर्सपेक्टिव, ऐसे राइटिंग में भी आपकी बहुत हेल्प की जाती है, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं आगे क्या चल रहा है। देखें, कल हमने मेडिकल एथिक्स पे एक टॉपिक देखा था कि आगरा में ऑक्सीजन मॉक ड्रिल को लेकर के जो आगरा में हॉस्पिटल को सीज किया था, उसी के चलते लखनऊ में एक और केस आया है जहां पर सेक्सुअल असॉल्ट किया गया एक कोविड पेशेंट पे, जो कि बहुत ही गलत है। कि 4 डॉक्टर्स हैं, उनको अभी अरेस्ट किया गया है, उनसे पूछताछ चल रही है कि एक लेडी जो कि 20 साल की थी, पेशेंट थी, और उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। तो आप ये देखो कि डॉक्टर्स को क्या मान के हम चलते हैं और वो इस तरीके की एक्टिविटीज़ को कंडक्ट करते हैं, तो उनके ऊपर वाकई में ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ठीक है। मेडिकल एथिक्स में हम पढ़ते भी हैं बहुत सारी चीज़ें। यहाँ पर ऑक्सीजन वाला ड्रिल करवा दिया कल, वो डायरेक्टर ने बोल दिया कि भाई 5 मिनट के लिए बंद करके देखो, देखें कौन जीता है कौन मरता है। मर गए 4 जने, अब उसका कौन जिम्मेदार। ऑनर को अल्टीमेटली अरेस्ट कर लिया गया है, हॉस्पिटल पूरा सील हो गया, ये देखो आपके सामने सील कर दिया गया है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों के चलते ये लोग अपनी, मतलब कैसे काम चलेगा देश में अगर आगे बढ़ना है। डॉक्टर का काम क्या है भाई, ये दोनों केसेस डॉक्टर्स के हैं। ऐसा एक केस पिछले साल मैंने बताया भी था आपको, शायद अगर कंटिन्यू देख रहे हो तो, किडनी तक निकाल ली थी यूथ्स की। बोला कि वैक्सीन या क्या, कोविड टेस्टिंग कराने के लिए लेके चलना आपको, लो चलो मेरे साथ में। वहाँ ले जा करके उनको बेहोश करके फिर उनकी किडनी निकाल के 19 या 20 जनों की किडनी बेच दी उस एक डॉक्टर ने। दिल्ली का केस सही है। तो कितना ज़्यादा अनएथिकल एक्टिविटीज़ की जा रही है, जो कि बहुत गलत है। इनके ऊपर लगाम होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर कि कोविड-19 के लिए जो रोकने के लिए वैक्सीन्स हैं, वो उन पेशेंट्स के लिए हार्मफुल नहीं है जिनके ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि यहाँ पर बॉल डिजीज़ बोली जा रही है। बॉल डिजीज़ का अगर देखो तो इसको बोला जाता है इन्फ्लेमेटरी बॉल डिजीज़, IBD। इसमें क्या होता है, आंतें जो होती है ना, इंटेस्टाइन, तो उनमें क्या होती है, सूजन आ जाती है किसी भी वजह से। तो इसकी वजह से क्या होती है कि हमारी आंतों में जो एंटीबॉडीज़ होती है वो ओवर एक्टिवेट हो जाती हैं, जिसके चलते डिसेंट्री, मतलब उल्टी दस्त का होना, ये चीज़ें होना, डायरिया हो जाता है। तो ऐसे में बोला इन पेशेंट्स के लिए कोविड-19 का वैक्सीन बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, सेफ़ है। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। बाकी इसके अलावा वर्ल्ड पेज पे अगर देखो तो देखो एशियन अमेरिकन जो हैं उनके ऊपर, मतलब एशिया के वो लोग जो अमेरिका में सेटल हो गए हैं, चाहे वो चाइनीज़ हो, चाहे साउथ ईस्ट एशियन हो, जापानीज़ हो, या फिर हम इंडियंस क्यों ना हो, तो इनके साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है वहाँ पर, और रेगुलर वहाँ पर कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का वो सामना कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। बाकी तो देखो यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा 500 मिलियन, लगभग 50 करोड़ फाइज़र के वैक्सीन शॉट्स भेजे जाएंगे 100 कंट्रीज़ को 2 सालों में आने वाले टाइम पे। G7 की मीटिंग हो गई, बाइडन अब मिलेंगे रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के साथ में, और मुद्दा रहेगा 2014 में जो रशिया ने क्रीमिया को हड़पा था। ब्लैक सी में क्रीमिया है, ब्लैक सी वाले रीजन में, जो कि यूक्रेन के पास में था, उसको मिलिट्री कैंपेन के बेसिस पे रशिया ने हड़प लिया था। तब से अब तक ये G8 ग्रुप जो था वो G7 में कन्वर्ट हो गया था उस टाइम पे, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं खींचतान है। तो अब आप देख लोगे। तो डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।